नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 29 अप्रैल 2026। दोस्तों, हमारे पास में आज टोटल 3 इश्यूज हैं। पहला तो हम डिस्कस करेंगे वीआईपी कल्चर को लेकर के कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अभी वो जो हुकूमत करने का तरीका है वो नहीं बदला, जिसके चलते जनता को बहुत परेशानी होती है। समझेंगे पूरा डिटेल में। एक हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो रहेगा कि जुडिशियल रिक्यूजल का जो इशू रहता है ना, वो बार बार हमारे सामने आता है। जैसे अभी लेटेस्ट देखें तो अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा जो लिकर पॉलिसी केस में अपनी बात जो रखनी थी उसके लिए मना कर दिया गया, ये कहते हुए कि जो जज है ना वो बायस्ड है। तो यहां पर राइटर कह रहे हैं कि अगर जज पे सवाल उठ गया है तो जुडिशियल रिक्यूजल मतलब उस केस से जज को खुद को दूर कर लेना चाहिए था। समझेंगे पूरे एस्पेक्ट्स को। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसमें देखा जाए तो ये समाज में एक समावेशिता लाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को सही तरीके से हमें इंप्लीमेंट करवानी होगी। समझेंगे पूरा। तो ऐसे करके 3 इश्यूज है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वीआईपी कल्चर इन इंडिया। जीएस पेपर 2 और 4, जीएस पेपर 2 और 4 दोनों के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीआईपी कल्चर इन इंडिया। ओके, देखो सबसे पहली चीज, वीआईपी कल्चर किसे कहते हैं। देखो हम जनरली देखें, एक नॉर्मली भीड़ अगर कहीं पे इकट्ठा हो रखी है तो वहां पर कोई इंडिविजुअल की एकदम से एंट्री हो और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लग जाए तो वो ही एक तरीके से वीआईपी कल्चर हो गया। मतलब जो लाइन में लगे हुए बहुत समय से लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी बजाय एकदम से एक इंडिविजुअल आते हैं और उनको स्पेशल या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल गया। यही चीज वीआईपी कल्चर हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट, सेलिब्रिटीज में देखा जाता है। अब ये जो कल्चर है ना, कल्चर ऑफ डेफरेंस, मतलब ये कि आप दूसरे की इज्जत करते हैं, तो इसको फिर बाद में फॉर ग्रांटेड भी लिया जाता है कि भाई एक तरफ जहां एक इंडिविजुअल अगर मानो कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है और वो फिर बाद में सर्व कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनको यहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट होने की जरूरत है, पब्लिक सर्वेंट होने की जरूरत है, ना कि गवर्नमेंट ऑफिसर। वो जमाना गया जहां पर आप एक अलग ट्रीटमेंट लिया करते थे, आपको प्रिविलेजेस मिला करती थी। आज आप यहां पर सर्व करने के लिए हैं, लोगों के लिए। तो ये जो जी हुजूरी वाला माइंडसेट है ना, ये हमारे लिए अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता चला जाता है। या आपको देखने को मिलेगा हॉस्पिटल, टेंपल, कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। ट्रैफिक में भी पॉलिटिकल कॉन्वॉय आ रहा है, रुका रुका जा रहा है। टोल पर भी अगर देखें तो पूरी लाइन लगी पड़ी है, पर एक देखा जाए तो एक गाड़ी ऐसी आएगी जिसको टोल देने की जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग गवर्नमेंट के खुद के जो व्हीकल्स हैं उनको अपना पर्सनल या अपनी खुद की फैमिली यूसेज के लिए मिस यूज करते हुए दिखेंगे, है ना। वीआईपी लाइंस लगी है मंदिरों में लंबी लंबी, लेकिन मतलब लाइन लगी है मंदिरों में और एकदम से वीआईपी पैसा दे करके या फिर कैसे भी करके शॉर्टकट सीधा मंदिर में। तो ये चीजें अपने आप में बड़ी कंसर्निंग है कि जो चीजें ब्रिटिश टाइम के ऊपर रही थी, कॉलोनियल पीरियड में रही थी, तो ब्रिटिशर्स तो जा चुके हैं, लेकिन आज भी एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोगों को माए बाप बना करके बैठे हैं। तो ये एक अपने आप में सवाल उठाता है कि क्या आज भी इंडियन सिटीजन एक सब्जेक्ट ही है या राइट बियरर सिटीजन बन गया है। सब्जेक्ट का मतलब आप समझिए कि जो कह दिया गया वो फिर आपको मानना पड़ेगा, राइट। उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे, जो वीआईपीज हैं या ऑफिशियल्स हैं। वहीं पर राइट बियरर सिटीजन का मतलब हो गया कि सबके लिए रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर लाइन लंबी लगी है तो आप भी पीछे लाइन में लगिए, आपका नंबर आ जाएगा जब आना होगा। ठीक है, लेकिन वही बात कि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया, कि हमारे ब्यूरोक्रेसी में ये चीजें अभी भी खत्म नहीं हो पा रही हैं। वो प्रिविलेज, वो स्पेशल ट्रीटमेंट, नो डाउट इंडियन सिविल सर्विसेज को हमने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर दिया, लेकिन काम और जो तरीका है, अभी भी लोग जो है वो लाल बत्ती की इनकी बातें करे बिना रहते नहीं है। जबकि लाल बत्ती का इनका कॉन्सेप्ट जो था वो 2017 में मोरलेस हटा दिया गया था, राइट। ओरिजिन देखें तो दुनिया भर में 1930s के टाइम पर वीआईपी वर्ड जो है वो फेमस हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और इसको कनेक्ट किया गया था फिर फ्यूडल्स के साथ में। फ्यूडल कौन है
कि लोकल लेवल पे जो लोग हैं जिनकी अच्छी बोलबाला है और उनके पास में मिलिट्री भी है, स्ट्रेंथ भी है, उन लोगों को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला करता था अपने कबीले में। तो बोलो वो चीजें मोरलेस अभी भी कंटिन्यू हो रही है, जबकि जनता का दिया हुआ टैक्स है, उसी टैक्स में से फिर सैलरीज निकल रही हैं। तो यहां पर पब्लिक सर्वेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये नहीं रहनी चाहिए। फिर हम हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशंस निकाल सकते हैं जो कि एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल है। सबसे पहले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहने को तो हम क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 सीधा इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ की बात पे चलता है, लेकिन डी फैक्टो तो इनइक्वालिटी दिख रही है ना। एक तो होता है डी ज्यूरे कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है, लॉ क्या कह रहा है, और एक रियलिटी में क्या हो रहा है। तो रियलिटी में तो मोर और लेस क्या है, इनइक्वालिटी वाला ट्रीटमेंट आ रहा है। ठीक है, वीआईपी जो है वो दूसरे सिटीजन्स को कमतर आंक के चल रहे हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और डिग्निटी। मानो एक कॉन्वॉय आ रहा है वीआईपी का, तो उस केस में क्या होगा कि आसपास में पूरे ट्रैफिक को आप जाम कर दोगे, मानो उसी में एक एम्बुलेंस भी फंसी पड़ी है, तो एक इंडिविजुअल की राइट टू लाइफ कॉम्प्रोमाइज हुई कि नहीं, वो भी कंडीशन पे कि भाई आप एक आम आदमी हो इसलिए लाइन में लगे रहो। और वहीं पर अगर एक इंडिविजुअल वीआईपी फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी तबीयत खराब हो रखी है, तो उसको हॉस्पिटल में जल्दी से एक्सेस मिल जाएगा, आर्टिकल 21। फिर हम जब भी एथिक्स में पढ़ते हैं तो यूटिलिटेरियनिज्म का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें सिंपल है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पर हमें देखने की जरूरत है कि अगर 10,000 लोगों को परेशान करके एक या दो जनों को थोड़ा आराम मिल रहा है, तो क्या यह प्रिंसिपल फुलफिल हो रहा है क्या? यहां तो 10,000 लोगों के फायदे के लिए ज्यादा सोचनी चाहिए ना। तो इस तरीके से ये तीनों की तीनों चीजें हमारे एथिक्स में आप यूज कर सकते हैं। फिर एक और इशू, एम्पैथी डेफिसिट। सीधी बात है कि सिटीजन्स किस पीड़ा से गुजर रहे हैं, उस टाइम पर एक वीआईपी आता है और अपना काम करके निकल लेता है, और उस टाइम पर बाकी सिटीजन्स वेट एंड वॉच कंडीशन में है। तो ये तो आप देखो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में जो एम्पैथी वाला कॉन्सेप्ट आता है कि आप दूसरों के दर्द को महसूस करो और उसके लिए अपनी तरफ से एफर्ट डालो, वो क्या हो रहा है? इवन उसको तो आपने एकदम साइड कर दिया, तो गवर्नेंस में कमजोरी आएगी कि नहीं। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल एथिक्स। एक बार एक वीआईपी आता है तो सीधी बात है वहां पर एक लंबे समय तक ट्रैफिक को आपने रोक दिया। अब ट्रैफिक अगर रुक रहा है तो वहां पर इंजन भी चल रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो सिंपल है, दिल्ली में एक वीआईपी रिलेटेड ट्रैफिक के चलते 107 मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो जाता है। मोटा मोटा 44 लाख रुपए का नुकसान एक कॉन्वॉय के चलते हो जाता है। इसका कौन जिम्मेदार? फिर आ जाओ परसेप्शन ऑफ एलिटिज्म। सीधी बात है कि वीआईपी अपने आप को ऐसे समझने लग जाते हैं कि हाँ जी, हम तो बिल्कुल सोसाइटी से डिफरेंट है, हमें कोई टच भी नहीं कर सकता। तो ये तो आज के जमाने में रूल ऑफ लॉ का या डेमोक्रेटिक सिस्टम का बिल्कुल वायलेशन है। ये अपने आप में बड़े कंसर्न्स हमें इस केस में देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ब्रिटिशर्स के जाने के बावजूद भी ये कल्चर क्यों चलती चली जा रही है? देखो, इसके पीछे कई जेन्युइन कारण भी हैं। एक तो क्या होता है, कुछ लोगों को सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होती है। सीधी बात है कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उस केस में उन पर्सनैलिटीज को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। चलो ठीक है, कुछ का मान गए। दूसरा है पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। होता क्या है कि लॉ मेकिंग काम कौन करेगा, लॉ कौन बनाएगा? पॉलिटिशियंस। और पॉलिटिशियंस ही वीआईपी कल्चर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि भाई आगे पीछे दो आदमी, आगे पीछे 5-7 आदमी तो चले ही, जिनमें पुलिस वाले भी गन तो लेकर के चलें जिससे लगे कि हाँ जी वीआईपी आ गए। और फिर हमारे यहाँ पे गांव में जब नेताजी आते हैं तो पैर छू करके उनको और ग्रीट करते हैं, वही जी जो हुजूर वाले कॉन्सेप्ट। तो आप सोचो कि क्या वो लोग ऐसा कानून बनाएंगे जो उनकी वीआईपी एटीट्यूड को खत्म कर दे? नहीं ना। फिर इंटरनलाइज्ड पब्लिक एक्सेप्टेंस, मैंने बताया कि हमने सोसाइटी में जी हुजूरी वाली कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रखा है। चौथा, वीक स्टेट लेवल एनफोर्समेंट। बातें तो हो गई, जैसे कि 2017 में लाल बत्ती को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल निकाल दिए कि भाई अब यूज नहीं होगा, लेकिन अगर हम स्टेट लेवल पे जाके देखें तो इनकी एनफोर्समेंट ठीक नहीं है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे तो फिर भी आपको अच्छे से दिखेगा, लेकिन स्टेट लेवल पे लापरवाहियां हो रही हैं। फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स लिए गए उनकी बात करें कि क्या क्या आज तक किया गया है वीआईपी कल्चर को टैकल करने के लिए। पहला, रेड बीकन बैन, मैंने बताया वो किया। दूसरा, सिक्योरिटी रैशनलाइजेशन। आजकल ये नहीं है कि आप पॉलिटिशियन हैं या एक पोजीशन पर हैं तो ही आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी, नहीं, देखा जाएगा सही मायने में आपको कितना थ्रेट है, तो आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से Z+Z एक्स सिक्योरिटी दी जाएगी।
इसी तरीके से डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस। आज आप देखो कि हम हॉस्पिटल में या कहीं पर भी जाएं तो हमें वहां पर लंबी लाइन लगने की बजाय जहां पर हम पहले से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जिससे कि हमारा नंबर आ जाए, जैसे टोकनाइजेशन होता है ना वेटिंग लिस्ट में, कि हाँ भाई आप कोई भी बड़े वीआईपी होंगे, आपके टोकन का नंबर होगा तभी आपका नंबर आएगा। एग्जैक्टली वो चीज मोर और लेस वीआईपी कल्चर को साइड करने में हेल्प कर रही है। और फिर इसकी वे फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधी बात है कि देखो जो कॉन्वॉइस डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है ना, उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट पेनल्टी का प्रोविजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू में ही कोई ऐसा इंडिविजुअल निकल रहा है जिसके ऊपर ज्यादा थ्रेट भी नहीं है, बस केवल माहौल बनाने के लिए किसी नेताजी आए हैं या फिर कोई ऑफिसर आए हैं तो रुक जाओ सब लोग, नहीं। दूसरा, वीआईपी गाड़ियों में कैमरा इंस्टॉल करो जिससे कि उनकी एक्टिविटीज का पता पड़े कि वो कर क्या रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी डैशबोर्ड तैयार किया जाए। कल्चर जो है हमारा कौन सा, रूलर वाला माइंडसेट कि भाई केवल वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, उससे हमें जाना होगा एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, है ना, पब्लिक सर्वेंट माइंडसेट की तरफ ले जाना पड़ेगा हमें। ये इस तरीके से हमें समझना है। महात्मा गांधी की बात करें, हमारे पास में लीडर्स भी हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर साफ साफ कहा है कि अगर आप गवर्नमेंट में हो, अगर आपके पास में अथॉरिटी है तो आप वहां पर उसके ऑनर नहीं हो, यू आर जस्ट अ ट्रस्टीशिप। इसका मतलब कि जनता की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपको अपने हिसाब से सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए रन कराना है। आज आप हो उस पोजीशन पे, कल कोई और होगा, तो आप वहां पर परमानेंट नहीं है, ये समझ के चलिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या कहा, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स। जब आप पब्लिक सर्विसेज में आ जाते हैं तो आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचिए, ना कि खुद के बारे में। रियल वर्ल्ड में हमारे पास में लाल बहादुर शास्त्री जी का एग्जाम्पल है, ये कोट कर सकते हैं आप अपनी आंसर राइटिंग में, क्योंकि उनको अपनी खुद की गाड़ी चाहिए थी इसलिए बैंक लोन के लिए उन्होंने अप्लाई किया, जबकि सरकार की गाड़ियां उन्होंने मिस यूज करने से अपने आप को दूर रखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत ही बढ़िया चेयर पे बैठने से मना कर दिया कि मैं अगर चेयर पे बैठूंगा तो जिनसे मुझे कनेक्ट करना है मैं उनसे कैसे जुड़ पाऊंगा, मुझे उन्हीं के बराबर बैठना है। ये होती हैं पर्सनैलिटीज। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल्स भी हैं और इनका हम अच्छे से यूज भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग के टाइम पे, ठीक है। कीवर्ड्स, डी फैक्टो इनइक्वालिटी, कल्चर ऑफ डिफरेंस, ये हमने ऑलरेडी मोर और लेस अच्छे से देखा है। इन वर्ड्स को आप अच्छे से अपने आंसर राइटिंग में यूज करें। फिर स्टैटिक पॉलिटी का आर्टिकल 361 के बेसिस पर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बन सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है सवाल आपके लिए एग्जाम में, है ना, इम्यूनिटी को लेकर के है। फिर आपका आ जाता है जीएस पेपर 4 या 2 में कोई क्वेश्चन बने उसके लिए, तो वीआईपी कल्चर इन इंडिया इज मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉलोनियल हैंगओवर and an empathy deficit in governance. Analyze its ethical dimension in the context of democratic values. Suggest measures to foster citizen-centric administration. तो जो चीजें हमने डिस्कस की है उसमें वीआईपी कल्चर को आप इंट्रोड्यूस करते हुए अपनी तरफ से बता सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर आती है। फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 को कोट करते हुए बात बता सकते हैं। फिर आप एथिकल एनालिसिस दो कि यहाँ पर यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल कैसे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, एम्पैथी जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट होते हुए मिसिंग है, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट गांधी जी वाला वो आप बता सकते हो। थिंकर्स को कोट करते हुए और वे फॉरवर्ड देते हुए लास्ट में कंक्लूड कर दो, यह आपका प्रोसेस हो सकता है। चले आगे, नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड द आइडिया ऑफ सोशल इंक्लूजन। जीएस पेपर 2 में इस आर्टिकल को इस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ना, वो देखा जाए वैसे तो एक तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 ए के तहत एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन इस फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए 2009 में एक्ट लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और उसी में एक सेक्शन है दैट इज सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। वो ये कहता है कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स है जिनको केजी या फिर फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है, तो उन बच्चों को जिनके फैमिलीज ईडब्ल्यूएस फैमिलीज हैं तो उनको इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कहते ना कि सब्सिडाइज सीट के ऊपर अनएडेड मतलब सरकार की सहायता ना मिलने वाली प्राइवेट स्कूल्स में दिया जाए। ये चीज देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं, और इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में कहा भी कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, और यहां पर ये जो एक्ट है
ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई एहसान कर रहे हो। इस एक्ट के बेसिस पे अगर प्राइवेट स्कूल्स में अगर आरटीई सीट के ऊपर बच्चों का एडमिशन होता है जिसमें गवर्नमेंट उसकी फीस अफोर्ड करती है, तो ये कोई एहसान नहीं है, ये आपका कंपल्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। क्यों? क्योंकि जहां पर एक बिलेनियर का बच्चा, जहां पर एक जज का बच्चा और जहां पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर का बच्चा अगर साथ बैठ के पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही एक दूसरे के लिए कहते हैं ना जेनरोसिटी वाली फीलिंग लेकर के आएंगे, एक क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड की क्वालिटी अपने अंदर लेकर के आएंगे कि कैसे वो साथ मिलकर के समाज में एक धारा में रह करके आगे चल सकते हैं। तो इस सोशल इंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने मेंशन कर रखा आर्टिकल 21A के तहत, तो इंप्लीमेंटेशन इसकी अच्छी होनी चाहिए। यही चीज यहां पर राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का हम प्रोविजन देके चलते हैं। उसी के लिए फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया, उसमें सेक्शन 12(1)(c) है, वो इस एक्ट का हार्ट है, जो ये कहता है कि हर एक प्राइवेट अनएडेड स्कूल में मिनिमम 25% सीट्स जो हैं वो एंट्री लेवल पर रिजर्व रखी जाएगी फर्स्ट क्लास या केजी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि ईडब्ल्यूएस या फिर सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे कि एससी एसटी से बिलोंग करने वाले हैं उनके लिए। इससे क्या होगा? सोशल इंक्लूजन आएगा कि एक गरीब का और एक अमीर का बच्चा साथ बैठ करके पढ़ेंगे ना, तो वो एक दूसरे के साथ में समझेंगे कि क्या रियलिटी है, कैसे हम साथ मिलकर आगे चल सकते हैं। एक मूवी आई थी, अगर ध्यान हो तो आपको, रानी मुखर्जी की हिचकी, उसमें मोर और लेस इसी का है कि जो स्लम्स में रहने वाले बच्चे हैं उनको स्कूल में एडमिशन मिलता है, उनको कोई पढ़ाना नहीं चाहता, वो बच्चे थोड़े उदंडी होते हैं। फिर रानी मुखर्जी अपनी तरफ से एफर्ट डालती है और वो बच्चे आज के टाइम पे बहुत सक्सेसफुल है। रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है वो केस। पॉइंट इज कि इन चीजों पर अगर हम काम करते हैं तो आउटकम अच्छा मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में इस बात पे कहा कि ये जो प्रोविजन है, इस प्रोविजन का मतलब सिंपल है कि आप चैरिटी नहीं कर रहे हो, ये डेलिबरेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी है कि कैसे हम जो गरीब और अमीर के बीच की खाई है उसको खत्म करें, जो समाज में अपर एंड लोअर कास्ट का जो पूरा मामला है उसको हम कैसे निपटें, राइट? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में जनवरी में बोला है, तो इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। फिर यहां पर एक केस स्टडी बताई जा रही है कि कार्तिक है जो कि फुटवियर वेंडर है, उनकी पत्नी है सुनीता, उनका बच्चा है जो कि अच्छी पढ़ाई करना चाहता है और उस बच्चे को एडमिशन फिर आरटीई एक्ट के तहत में मिल जाता है एक प्राइवेट स्कूल में, और उसमें स्कूल में जाने के बाद वो बच्चा कबड्डी में भी एक्सेलेंट हो जाता है, ठीक है, उसका स्पोर्ट्स में बड़ा इंटरेस्ट था, एजुकेशन में भी बहुत इंटरेस्ट रखता है। अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम से अपने परिवार को निकाल जाता है जैसे आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये एक कितना गजब का पाथ आ गया, वर्चुअस पाथ जिसको बोलेंगे गरीबी से निकालने का। ये कॉन्सेप्ट इसे हम पियरी बॉर्ड्यू कॉन्सेप्ट के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि यहां पर समाज में जिस तरीके से आपका जुड़ाव होता है वैसे ही आप एफर्ट डालते हो। तो जब बच्चा स्कूल में अच्छी में पढ़ेगा तो उसके लिंक है, उसका नेटवर्क वो अच्छा होगा जिसको हम सोशल कैपिटल के तौर पे देखेंगे। मतलब उसकी जानकारी अच्छे लोगों से होगी, उसकी अपॉर्चुनिटी ऑप्शन भी अच्छे खुलेंगे अच्छे स्कूल से पास आउट होने से, तो जो प्रॉब्लम्स उनसे वो निकल पाएंगे कि नहीं। या आप कोट कर सकते हैं पेरे बॉडी कॉन्सेप्ट को कि आप अपनी ग्रोथ अपने आसपास के लोगों को देख करके उनके कनेक्शन से डिसाइड होते हुए देखते हैं, जिसमें आपका ओपिनियन बदलता है दुनिया को लेकर के, हायर एस्पिरेशंस डेवलप होते हैं जब एजुकेशन का बढ़िया मौका मिला। पीयर नेटवर्क जो है वो ऑटोमेटिकली जो बर्थ की वजह से जो बैरियर्स क्रिएट हुए कि गरीब परिवार में पैदा हो गए थे इस वजह से परेशानी हो रही है, वो चीजें आप सॉल्व कर देते हैं, है ना? ये सारी चीजें अपने आप में राइट टू एजुकेशन एक्ट में इस पर्टिकुलर सेक्शन क्लॉज सेक्शन 12 के तहत सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ठीक, रिसर्च क्या कह रही है कि 5 मिलियन बच्चों ने अभी तक प्राइवेट स्कूल्स में इस तरीके से एडमिशन लिया है और रिटेंशन रेट है 90%, जिसका नतीजा है कि बच्चे सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। राव एंड गौतम का एक अपना स्टडी है, मिक्स्ड क्लासरूम रिसर्च है, उसमें यह है कि बच्चे जब साथ में बैठते हैं ना, हो सकता है कि पेरेंट्स के दिमाग में 10 चीजें आए, लेकिन बच्चे जब बैठ के पढ़ाई करते हैं ना तो उनके बीच में फिर ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग अच्छी बनना स्टार्ट हो जाती है। और यही तो हमें सोशल इंक्लूजन के लिए काम भी तो करना है। और फिर रिसर्च में यह भी क्लियर हुआ कि स्कूल की खुद की परफॉर्मेंस पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा, ना उस पर नेगेटिव इंपैक्ट आया, ना स्कूल पे
के डिसिप्लिन में नेगेटिव इम्पैक्ट आया, बच्चे उल्टा खुद अच्छी एजुकेशन लेकर के अपने परिवार को प्रॉब्लम से निकालने में सफल रहे। तो ये रिसर्च एविडेंसेस शो करते हैं। अब कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है राइट टू एजुकेशन एक्ट को लेकर के, जैसे कि कुछ क्रिटिक्स है, वो ये कहते हैं कि जब से सेक्शन 12(1)(c) के बेसिस पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी 25% सीट रिजर्व करने की बात आई है राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, उसमें एक तो क्या है कि बच्चे जो है वो अब गवर्नमेंट स्कूल में जाना बंद कर रहे हैं, और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सरकार की इन्वेस्टमेंट है वो कम हो रही है। तो आंसर है नो। प्राइवेट स्कूल्स का नेटवर्क हमारे यहां पर अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो वहां पर अगर ये प्रोविजन यूज करके हम बच्चों को एजुकेशन दे, दैट्स ओके। लेकिन गवर्नमेंट उस अपनी गवर्नमेंट स्कूल्स पे पैसा खर्च ना करे, ऐसा नहीं है, उल्टा वहां पर भी प्रॉपर काम चल रहा है, तो ये मिथ है। दूसरा, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जब स्टूडेंट्स को प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन मिल रहा है तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ के आ गए। ये तो देखो, प्रथम एनजीओ है एक, है ना, प्रथम एनजीओ, उसके द्वारा अपनी असर रिपोर्ट रिलीज की जाती है। उस असेसमेंट रिपोर्ट के बेसिस पे बताया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले ही बच्चों का या पेरेंट्स का एक टेंडेंसी क्रिएट होने लग गया था कि हमें तो प्राइवेट स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आरटीई की वजह से ये हुआ है। तीसरा मिथ कि गवर्नमेंट यहां पर एक तरीके से आउटसोर्सिंग कर रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को, कि अब राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 25% सीटें तो रिजर्व हो ही रही हैं बच्चों की, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में इन्वेस्ट ना करें, हमें तो कैसे भी करके एजुकेशन को तो बढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल के थ्रू करा लेंगे। तो राइटर बोलना चाह रहे हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में कहा कि एक डेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी है जिसमें हम सोशल इंक्लूजन लाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो रिप्लेस करेगी गवर्नमेंट स्कूल को, वो एक तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट करते हुए देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो कमियां हैं या कमी अगर आपके एरिया में रह रही है तो वहां पर वो आज एस्पेक्ट है वो फुलफिल हो सके। फिर बात आती है कि इंप्लीमेंटेशन में जो इश्यू आ रहा है फिर उसका क्या किया जाए। देखो, यहां पर पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट स्कूल को बच्चे क्यों छोड़ना चाह रहे हैं। याद रखने वाली बात है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर जो बहुत मेहनत करके एग्जाम दे करके पास करके एग्जाम को और फिर लगते हैं वो एब्सेंट रहते हैं, और पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं मिलती जिसके चलते फिर प्राइवेट स्कूल्स की तरफ मूव करना पड़ता है लोगों को। तो ये कारण भी हमें ध्यान रखना है। लेकिन सवाल ये आता है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एक तो क्या है कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से जो रेजिस्टेंस आता है ना कि भाई हमारे यहाँ पर एडमिशन आते हैं, हम जो कमा सकते हैं वो नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे फैकल्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना खर्चा बैठता है। तो राइटर्स बोलना चाह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, देखो, गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं उनको जो उनकी आरटीई के बेसिस पे जिनका एडमिशन हो गया उनकी फीस टाइमली मैनर में स्कूल्स को पे करे, क्योंकि ये सब्सिडाइज्ड एजुकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इंप्लीमेंटेशन से डर रही है ना, तो उनके सॉल्यूशन पे काम करिए। दूसरा, फुल इंप्लीमेंटेशन को लीगल बना दीजिए। यहां पे 25% को अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ना करे तो उनके खिलाफ में लीगल कार्रवाई हो सके। फिर हमें समझना होगा कि स्कूल में अगर बच्चे ने एडमिशन राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ले ली तो उसकी ट्यूशन फी में ही तो बेनिफिट मिल रहा है, ना यूनिफॉर्म कवर हो रही है, ना बुक्स कवर हो रहा है, ना ट्रांसपोर्ट कवर हो रहा है। तो इसके चलते पुअर फैमिलीज को थोड़ा इश्यू हो रहा है। तो यहां पर भी स्टेट को, सरकार को आगे आने की जरूरत है। अनइवन स्टेट लेवल इंप्लीमेंटेशन, जैसे मैंने बताया कि लास्ट माइल रीच बहुत कम है। हमें पता है कि प्राइवेट स्कूल्स ज्यादातर सिटीज में हमें देखने को मिलती है, बट अगेन यहां पर इसमें तो हम ये भी कह सकते हैं इस पॉइंट पे कि गांव में फिर गवर्नमेंट स्कूल्स भी तो अवेलेबल है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल गांव में और शहरों में जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है वहां पर फिर प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिला करके उस चैलेंज को टैकल किया जा सकता है। और एक हमारे पास में होना चाहिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सीधी बात है, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को तो पेरेंट्स अपनी प्रॉब्लम को कहां पर राइज करें। तो ये चैलेंजेस भी और साथ में हमने सॉल्यूशन भी देख लिया कि क्या होना चाहिए। वे फॉरवर्ड, अगेन प्रॉपर रूल्स, पेनल्टीज फाइनलाइज करते हैं। डिजिटल एडमिशन प्रोसेस, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में है ना, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम होता है। यहां पर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो और ऑनलाइन जैसे ही आपको सीट अलोकेट होती है उसका पता पड़ जाता है, और हर एक स्कूल में 25% सीट्स फिल हो रही है कि नहीं ये भी पता पड़ जाता है। तो ये चीज हम डिजिटल सिस्टम का यूज करके ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने में यूज कर सकते हैं पूरे देश में।
टाइमली रीइंबर्समेंट मैंने बताया, प्राइवेट स्कूल्स को जो पैसा मिलना चाहिए आरटीई के तहत, बच्चे तो चलो ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स तो प्रॉफिट के लिए है ना, तो वो जो पैसा है वो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आ जाना चाहिए उनके पास। फिर बाद में एक लास्ट में कंक्लूजन के हिसाब से एक हमारे पास में आर्टिकल कोट है डॉक्टर अंबेडकर का। उनका ये कहना था कि देखो जी, आप पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हो, वोट राइट मतलब इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ की आप बात कर देते हैं, साथ में ये भी कहते हो कि भाई वन वोट वन वैल्यू, ये चीजें तभी वर्थ रखती हैं जब आपके समाज में सोशल इक्वालिटी हो। और सोशल इक्वालिटी के हिसाब से अगर देखें तो सोशल इंक्लूजन के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन हमें करना होगा, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूशन साथ में मिलकर काम करें। ठीक, तो ये हो गया हमारा। एमसीक्यू में एक चीज ध्यान रखनी है, 25% के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अगर एडमिशन बच्चा ले रहा है तो पहली क्लास या फिर केजी क्लास में ही एडमिशन के लिए आरटीई एक्ट लागू होता है, हायर क्लास नहीं, ध्यान रखना है। आर्टिकल 30 के तहत में जो हमारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको छूट दी हुई है, उनको कवरेज नहीं दिया हुआ है। आरटीई में कहीं पता पड़ेगी माइनॉरिटी स्कूल में जाकर के, माइनॉरिटी रन स्कूल में जाकर के हम एडमिशन लेने की कोशिश करें, नहीं। असर की बात करें तो एनजीओ प्रथम के द्वारा रिलीज किया जाता है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका कोई रोल नहीं है, ध्यान रखें। और 86th अमेंडमेंट 2002 के टाइम पे यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A है, वो ऐड कर दिया गया था, और उसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए 2009 में फिर एक्ट लाया गया, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, ये आंसर राइटिंग के टाइम पे आपके लिए कुछ कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, इनको आप जरूर यूज करना। इसमें कॉन्सेप्ट आया जीरो सम कंटेस्ट, इसका मतलब सिंपल है, यहां पर आया था ये पीछे जीरो सम कंटेस्ट। इसका मतलब सिंपल है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अगर एडमिशन हो रहा है, यहां पे आया था देखो, प्राइवेट स्कूल्स में अगर एडमिशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पैसा नहीं लगाया जाएगा। समझ रहे हैं, जीरो सम का मतलब कि दुश्मन का अगर नुकसान हुआ तो आपका फायदा हो गया, वो होता है जीरो सम। यहां पर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट स्कूल्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं, गवर्नमेंट स्कूल्स में सरकार काम कर रही है। तो जीरो सम वाला जो इंटरनेशनल रिलेशन में काम आने वाला टर्म है, वो भी हम यहां पर अप्लाई करते हुए देख सकते हैं। ठीक, फिर आपके लिए ये प्रीलिम्स का एक अच्छा क्वेश्चन है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2019 से रिलेटेड, बताना इसका क्या आंसर है। ठीक है, फिर ये मेंस का क्वेश्चन है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 remains inadequate in promoting incentive based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling। इसमें पब्लिक अवेयरनेस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, इंस्टीट्यूशन जो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं उनका भी रोल आ रहा है ना, और बहुत सारे मिथ भी हैं जिनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आरटीई के चलते क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उनको आप एक सीक्वेंस में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से करना इसको। सिमिलर मैनर में सेक्शन 12(1)(c) ऑफ आरटीई एक्ट, इस पे अगेन सवाल है आपके लिए, इसको भी ध्यान से देखोगे तो अगेन वही बात, सुप्रीम कोर्ट का जनवरी 2026 का जो जजमेंट है उससे आप कोर्ट अपना इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। फिर असर रिपोर्ट है, वो जो प्रथम एनजीओ की तरफ से आती है, वो क्या बता रही है, आरटीई एक्ट से पहले ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ बच्चे जाना स्टार्ट कर गए थे। ठीक, फिर सोशल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें नेटवर्किंग, वर्ल्ड का नया व्यू, वो सारा आप बता देंगे यहाँ पे, है ना। कोट अच्छे से करना चीजों को अपने एग्जाम्पल के साथ में। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, द रिक्यूजल टेस्ट द दिल्ली हाई कोर्ट फील्ड। जीएस पेपर 2 में जुडिशरी से रिलेटेड ये टॉपिक है। देखो मामला क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले तो रिक्यूजल, जुडिशियल रिक्यूजल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो, जब कोई जज का अपना कोई इंटरेस्ट उलझ रहा हो किसी केस में, और जज फिर एथिकली ये कह दे कि देखो जी, इसमें मेरा खुद का पर्सनल इशू आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो मैं खुद को दूर कर रहा हूं इससे, केस से, तो उसको बोलेंगे जुडिशियल रिक्यूजल। ये नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसको बोलते हैं नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, इसमें क्या होता है, नेमो जुडे इन कॉसा सुआ। इसका मतलब सिंपल है कि नेचुरल जस्टिस की जब भी बात आती है तो दो तीन प्रिंसिपल्स हमें ध्यान रखने होते हैं। एक तो जो भी वहां पर कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज है उनको पूरा कहने का और सुनने का पूरा अधिकार, किसी को पनिश किया जा रहा है तो उसको बताया जाए कि क्यों पनिश किया जा रहा है, और वहीं पर किसी इंडिविजुअल का खुद का केस है तो उस केस में वो खुद जज नहीं रह सकते,
तो नेचुरल जस्टिस आप समझ गए होंगे। तो यही यहां पर हमें समझना है, नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल का एक मुद्दा उलझेगा इस दिल्ली वाले केस में। अरविंद केजरीवाल जी ने जो मना किया है कि मैं कोर्ट में आकर के सुनवाई में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। ठीक, इसके अलावा एक वर्ड आएगा रीजनेबल एम्प्रीहेंशन ऑफ बायस। जज के ऊपर डाउट होने लग जाए कि भाई ये जज जो है वो मेरे लिए फेयर नहीं रहने वाला। अब उसके लिए अगर थोड़ा सा भी डाउट अगर पार्टीज को आ रहा है, विक्टिम पार्टीज को आ रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को आ रहा है, और वो कुछ लॉजिक्स के बेसिस पे इस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक अच्छा ग्राउंड है कि जज बायस्ड हो सकते हैं, तो उनको और वहां से हट जाना चाहिए। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, कि कोई मामला ऐसा आ गया जहां पर जज खुद को दूर नहीं रख सकते, चाहे उनका खुद का ही इंटरेस्ट क्यों ना कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, तो फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के आधार पर वो ड्यूटी करेंगे ही। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का केस आया था 2015 में। अब उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के ही केस था, और वो केस गया सुप्रीम कोर्ट में, और हायर जुडिशरी की जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के ही तो मामला था ना कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा करके एनजेसी लाया जाए। तो क्या होता है कि जजेस वहां पर अगर उस केस को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हीं के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मामला है और वो ही सुन रहे हैं, तो ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट चला गया ना। लेकिन कई बार क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के बेसिस पे कि हमें सुनना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो केस सुना भी, और उसके चलते फिर एनजेएसी को खत्म भी कर दिया गया था कि नहीं भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल गलत है ना। तो इस तरीके से कई बार चीजें आ भी जाती है। लेकिन अभी जो केस है उसकी अगर बात करें तो वो है कि दिल्ली का केस है सीबीआई वर्सेस कुलदीप सिंह एंड अदर्स केस, जिसको हम दिल्ली लिकर पॉलिसी केस भी बोल रहे हैं। इसमें अक्यूज जो है वो अरविंद केजरीवाल है, वो मोरलेस अपनी पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आने वाले थे। उनका ये कहना है कि देखो हमें ट्रायल कोर्ट ने रिलीफ दी है कि हाँ भाई अरविंद केजरीवाल को जो जेल हुई थी वो गलत थी, अभी छोड़ दिया जाए। लेकिन सीबीआई ने जो केस रजिस्टर किया कराया था, तो वो ट्रायल कोर्ट के खिलाफ में उन्होंने अपील कर दी हाई कोर्ट दिल्ली में, और वहां पर सुनवाई चल रही है बेंच के सामने, जिस बेंच को लीड कर रहे हैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि भाई मैं जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को पहले भी इस केस से डील करते हुए देख चुका हूं, और वो बहुत ज्यादा बायस्ड हैं, तो मुझे डाउट है कि वो अब वापस से ही मेरे खिलाफ में जजमेंट देंगी, तो मैं यहां पर फेयर ट्रायल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, इसलिए मुझे इस बेंच से बचा करके या कोई दूसरी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके मेरा केस ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उन्होंने एक रिक्यूजल पिटीशन डाल दी दिल्ली हाईकोर्ट में कि आप ट्रांसफर कर दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने टोटल 4 मुद्दे उठाए हैं कि क्यों उनको डाउट है। पहला तो एडवर्स ऑर्डर, क्योंकि प्रीवियसली इसी केस को लेकर के केजरीवाल के खिलाफ में स्टेटमेंट या फिर बात कही है जज ने। दूसरा इनका यह कहना है आइडियोलॉजिकल बायस, कि जो जज हैं, ठीक है, जज का नाम याद आप रख सकते हैं अच्छे से, जस्टिस शर्मा, ठीक है, स्वर्णकांता शर्मा। तो जस्टिस शर्मा जो है वो अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, जो कि रूलिंग पार्टी बीजेपी से एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अपनी तरफ से पार्टिसिपेट करती रहती हैं। तो बोला वहां पर रूलिंग पार्टी के फेवर का ही जजमेंट आने का डर लग रहा है। तीसरा इनका कहना है कि जो जज हैं जस्टिस शर्मा, उनके बच्चे हैं ना, वो अभी सीबीआई के बिहाफ पर जो केस लड़ने के लिए सॉलिसिटर जनरल आ रहे हैं, उन्हीं से केस लेते हैं, और वो खुद भी वकील है, मतलब जज हैं, उनके बच्चे क्या है, पैनल एडवोकेट्स हैं, मतलब उनके पास में केसेस आते रहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ऐसे, ठीक है। और वो केसेस उनको ट्रांसफर कौन करता है, गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल, और वो सॉलिसिटर जनरल इंडिविजुअल वही है जो कि सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल। तो बोला वहां पर क्या सॉलिसिटर जनरल को नाराज करने की हिम्मत करेंगी जस्टिस शर्मा। एक ये मामला आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, और एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कि अभी रिसेंटली अमित शाह जी जो हैं होम मिनिस्टर, उनका स्टेटमेंट आ गया कि हाईकोर्ट में मामला पहुंच गया, अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं बचा सकता, उनको सजा होगी। तो बोले इस तरीके से 4 आर्ग्यूमेंट देते हुए अरविंद केजरीवाल जी को डाउट है कि मेरे साथ फेयर जस्टिस नहीं होने वाली है। अब ग्लोबली अगर देखें तो इस तरीके के मामले में कैसे जजेस का बिहेवियर आया है वो समझें, तो ये एक एथिकल इशू है कि जब जज को सीधा ये कहा जा रहा है आर्ग्यूमेंट देते हुए कि आप अपने आप को विड्रॉ कर लो, रिक्यूज कर लो इस केस से, तो यहां पर जज ने रिक्यूज ना करते हुए उल्टा आर्ग्यूमेंट दिए हैं। लेकिन इंटरनेशनली देखें तो यहां पर एथिकल स्टैंड लेते हुए कई हमने केसेस देखे, जैसे कि लॉर्ड बॉन्स
या सीजर्स वाइफ, इसमें क्या है कि जज के ऊपर डाउट अगर होता है तो जज अपने आप ही उस केस से अपने आप को दूर कर ले, जैसे कि केजरीवाल जी ने जस्टिस शर्मा के ऊपर उठाया है तो दूर कर लेना चाहिए, तभी तो क्या बोला, फेलियर का टैग यूज किया है टाइटल में राइटर ने। इसके अलावा आर वर्सेस सुसे जस्टिस, ये भी 1923 का यूके का केस है। उसमें यह है कि जस्टिस है ना, केवल हो रहा है यह जरूरी नहीं है, जस्टिस होते हुए दिखना भी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने अगर डाउट राइज किया है तो इस केस की अगर स्टडी करके देखें तो एथिकली जज को वहां पर खुद को दूर कर लेना चाहिए था इस पूरे केस से। इसके अलावा हमारे पास में बेंगलुरु प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस भी है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट हुई थी कि एक जज को अपनी जस्टिस इंश्योर करते टाइम पे किन सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, इंडिपेंडेंस, आपके ऊपर कोई दबाव ना हो। इम्पार्शियलिटी, किसी एक बायस की तरफ ना चले जाएं। इंटेग्रिटी, आप अपने ऑफिस में काम करते टाइम पे आप अपने मॉरल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते दिखें। प्रॉपर्टी, ये यहां पर केस आ रहा है कि अगर आपका कोई भी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि बच्चों के थ्रू आ रहा है जस्टिस शर्मा का इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बेसिस पे, तो यहां पर जज को एथिकली अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए इस केस में। इक्वालिटी, दोनों पार्टीज जो कॉन्फ्लिक्ट में उनको बराबर ट्रीटमेंट मिले। कॉम्पिटेंस, क्या वाकई में जज जस्टिस देते टाइम पर यह महसूस कर रहे हैं कि हाँ जी मैं जिस केस को सुन रहा हूं वहां पर मेरी कंपैटिबिलिटी है, मुझे नॉलेज है। और डिलीजेंस, क्या प्रॉपर स्टडी करते हुए जजमेंट दे रहे हैं। इन सारे ये कॉम्पिटेंस और डिलीजेंस को ऑब्लिक में भी कई बार दिखा देते हैं और कई बार अलग अलग दिखाते हैं। तो 6 से 7 आपकी टोटल ये बेंगलुरु प्रिंसिपल है जिनको आप जब कभी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड आप कभी लिखो तो ये कोट कर सकते हो। तो यहां पर जो केस आ रहा है दैट इज अपीयरेंस ऑफ इम्प्रॉपर्टी। सिंपल बात है कि जज को यहां पर खुद को दूर कर लेना चाहिए, लेकिन जज यहां पर क्या बोल रहे हैं वो अलग ही आ रहा है। अब हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के भी कई वर्डिक्ट्स हैं, जैसे रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। जज जो है वो अपनी बायसनेस को चेक करें, कहीं पता पड़े कि एक तरीके से ये कंसर्निंग इशू क्रिएट हो गया पूरी जुडिशरी पे। पीके घोष वर्सेस जेजी राजपूत 1995, अगर इसमें लिटिगेंट जो है जैसे अरविंद केजरीवाल जी इस केस में है तो उन्होंने अगर रीजनेबल डाउट भी उठा दिया ना कि मेरे पास में लॉजिक है और उन्होंने 4 पॉइंटर्स भी दिए, तो ऐसे में जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए, जिससे कि पब्लिक ट्रस्ट है वो जुडिशरी में रिड्यूस ना हो। इसके अलावा स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर 2011 केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर अपीयरेंस बायस दिख रहा है कि हाँ यार यहां पर जो जज हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, तो वहां पर जज को आगे नहीं आना चाहिए। इसके लिए कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर दिख भी जाए ना तो वहां पर मोर और लेस जज को एक तरीके से पीछे हट जाना चाहिए। तो ये हमारे लोकल लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। फिर आ जाता है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक और केस जो है आपका सकौरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एनजेएससी का केस। इसमें क्या था, बेंगलुरु प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड किया, वो 7 प्रिंसिपल जो अभी हमने प्रीवियसली देखे, प्लस एक ऑर्डिनरी पर्सन जो है जिसके पास में अच्छी खासी जानकारी है और उसको डाउट अगर आता है किसी जज पे, अगेन वही बात इस चीज को ही रिपीट की है, ठीक है, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर केस को ही। इसके अलावा इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल केस, इसमें एक रेयर एक्सेप्शन देखने को मिला था कि यहां पर ड्यूटी टू सिट जो है इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, लेकिन यहां पर जज ने केस सुना था, जस्टिस अरुण मिश्रा थे उस टाइम पे। सिंपल बात अगर मैं बताऊं तो अमेरिका में तो ये होता है कि भाई आपके सामने अगर केस आ गया तो इट्स योर ड्यूटी टू सिट, बैठो और सुनो उसको। लेकिन हमारे यहां पर क्या कहते हैं कि जुडिशियल रिक्यूजल है, अगर कोई ऑप्शन ही ना बचे तो एक बात अलग है, बाकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जज जो है अगर कोई ऑल्टरनेटिव जज अवेलेबल है तो खुद के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए उस केस से रिक्यूज कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे में ये रेयर एक्सेप्शन का केस केवल एक हमारे पास में है 2019 का, और एक एनजेएससी का वाला जो केस आया था सुप्रीम कोर्ट में वो, क्योंकि दोनों मामलों में क्या हो रहा था कि जज सुनेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, समझे। तो ऐसे में ये तो सारा हो गया प्रोसेस, लेकिन जस्टिस शर्मा ने है ना जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया एज पर द राइटर्स ओपिनियन। क्या
इनको हट जाना चाहिए था जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी या फिर कोई और जज हैं उनको यहां पर मौका मिल जाता तो वो केस को सुन लेते। अब यहां पर जस्टिस शर्मा ने क्या कह दिया, सेल्फ डिफेंसिव जजमेंट दे दिया। क्या कहा जी कि सीधी बात है मैं रिक्यूज नहीं करने वाली हूं। तो ऐसे में अगर वो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखें तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। दूसरा, स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट एक नॉर्मल आदमी जैसे बोल देता है कि भाई आप एक चीज बताइए कि ऐसे तो पॉलिटिशियन के बेटे भी तो पॉलिटिशियन ही बनते हैं, तो क्या जज के बेटे या जज के बच्चे, बेटे नहीं बच्चे एक्चुअली, जज के बच्चे क्या वो यहां पर लीगल एस्पेक्ट में अपनी लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर सकते? तो ये तो एक लेमैन जैसा आर्ग्यूमेंट आ गया है ना। जबकि अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना है कि सॉलिसिटर जनरल जो हैं वो केस को अप्रूवल देते हैं, तब जाकर के जस्टिस शर्मा के जो बच्चे हैं उनके पास में केस जाता है और फिर वो आगे केस लड़ते हैं। तो सॉलिसिटर जनरल के अगेंस्ट में थोड़ा ना जाएंगी। वहीं पर रॉन्ग लीगल स्टैंडर्ड यहां पर अप्लाई कर दिया जस्टिस शर्मा ने कि जब हमारे पास में सीधा है कि अगर रीजनेबल एप्रीहेंशन आ रहा है पार्टी की तरफ से, किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग एक पार्टी की तरफ से, तो बोला एनफ है, और आर्ग्यूमेंट भी 4 आपको दिए जा रहे हैं, तो यहां पर जस्टिस को पीछे हो जाना चाहिए था, जज को पीछे हो जाना चाहिए था। समझे, ये मुद्दा था। जीएस पेपर 2 में पॉलिटिकल कनेक्शन आप दिखा सकते हैं, है ना। जीएस पेपर 4 में आपका एथिक्स का पूरा केस बन जाता है। हाई वैल्यू वर्ड्स यहां से आप उठा सकते हो, एक एक को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। फिर आ जाता है बेंगलुरु प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट 2002 के हिसाब से आप करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। ठीक है, जुडिशियल रिक्यूजल से आप क्या समझते हैं, क्या हमारे यहाँ पर किसी पर प्रोविजन दिया हुआ है? ध्यान रखना है कहीं पर कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कोई लॉ बना हुआ है, ये कंप्लीटली एथिकल बेसिस पे लिया जाने वाला डिसीजन होता है ना। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन तो हो गया। फिर आ जाता है हमारा पोटेंशियल मेंस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखो, जुडिशियल रिक्यूजल, एथिकल इशू, इसके अलावा रीसेंट इवेंट, प्रिंसिपल जो गवर्न कर रहे हैं वो, आप बता दो क्या इसको कोडिफाई करने की जरूरत है। इनको पकड़ करके अपना एक पूरा फ्लो सेट करके आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, हो सकता है लेंदी हो गया वो वीडियो, लेकिन तीनों आर्टिकल अच्छे थे। थैंक यू वेरी मच।